साउंड भी रिकॉर्ड करनी है, साउंड यहाँ पे रिकॉर्ड होती है, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। क्योंकि अगर हम वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में आप लोग को साउंड नहीं आएगी। किसी को पता है कैसे साउंड ऑन करेंगे? आज पता नहीं क्यों नहीं आ रही। अच्छा, शायद शेयर स्क्रीन पे आएगी, आई थिंक शेयर स्क्रीन नहीं हुई है मेरे ख्याल में। हाँ। अच्छा, अब इसको ज़रा गौर से समझने की कोशिश करेगा। एक दफ़ा हम दोबारा देख रहे हैं। Here ठीक are है। 4 Wix आवाज़ आ Studio रही है? पहले तो ये features बता। you gotta know. आवाज़ आई कम वीडियो की? आ रही आ है। रही है। ठीक है, अब इसको ज़रा गौर से समझेंगे और फिर हम इस पे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? ये सेटलमेंट रेशो। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोग को ये बताता चलूँ कि हम लोग ने जो ये क्लास स्टार्ट करी थी अपनी ट्रेनिंग की, उसमें टेक्निकल ट्रेनिंग की खास तौर पे मैंने आप लोग को बताया था कि देखें, बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं मार्केट में काम करने के लिए। मैंने आप लोग को बताया था कि एक अप्रोच होती है न्यूज़ बेस्ड। ठीक है, डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है या डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल होता है। आपको कोई एक पे फोकस करना है। और ये मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें कोई वो नहीं है कि ये सही है या ये गलत है। मिसाल के तौर पे कुछ एक बड़ी तादाद है आवाम की जो सिर्फ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। कहते हैं कि भाई किसी चीज़ की न्यूज़ आ गई या उसमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गई या नेगेटिव डेवलपमेंट हो गई, उसकी बेसिस पे वो काम करते हैं बस। क्योंकि उस उनको टेक्निकल की बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आती। या वो कहते हैं कि टेक्निकल काम नहीं करते, या कुछ भी कोई भी जस्टिफिकेशन देते हैं, उनको टेक्निकल से बिल्कुल ही चिढ़ होती है या टेक्निकल इंडिकेटर से बहुत चिढ़ होती है। वो कहते हैं पीएसएक्स में सिर्फ न्यूज़ काम करती है। उस हिसाब से अगर वो बंदा प्रॉफिट कमा रहा है तो इसका मतलब है वो ठीक है, बस सही है। इन द एंड प्रॉफिट होना चाहिए। मैं आप लोग को ये पहले दिन से समझा रहा हूँ कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करता है, उसको और वो उस पर भी मेहनत है, वो इनसाइड न्यूज़ निकाल के बैठ जाता है, या उसको पता है कि यार इसमें जो है ना ये न्यूज़ आ रही है। वो हमें नहीं पता। टेक्निकल इंडिकेटर्स वाले अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। और उसने न्यूज़ की बेसिस पे एंट्री ली किसी एक खास आइटम पे लेके बैठा हुआ है, उसको पता है फॉर एग्जांपल कि ये प्राइवेटाइजेशन इसकी हो जाएगी आज से 6 महीने बाद, लेके बैठा हमें पता नहीं, हम अपना काम करने में लगे। और वो जैसे प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आई वो ऊपर जाना शुरू कर दिया, उसको फायदा हो गया। वो इनसाइडर होता है या इनसाइड न्यूज़ उसको निकालता है। वो एक अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये न्यूज़ बेस्ड। ठीक है। इसी तरह से एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। आप जो है ना ट्रेंड लाइन्स पे काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो डिफरेंट ट्रेंड लाइन्स बनाते हैं, ट्रेंड लाइन्स पे काम करते हैं, उस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी निकालते हैं, ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस भी निकालते हैं, ट्रेंड लाइन से टारगेट भी निकालते हैं, बाइंग प्राइस भी निकालते हैं, सब कुछ निकालते हैं। उनको किसी टेक्निकल इंडिकेटर्स की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो इसी से काम कर रहे होते हैं। और जब वो उस पर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसमें ज़ाहिर है कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात आप लोग को ऐसा भी ऐस बाज़ औक़ात बाज़ औक़ात आप लोग को ऐसा नज़र आएगा अक्सर कि वो ये कहते हैं कि यार जैसे ना टेक्निकल इंडिकेटर्स बेकार हैं, या वो न्यूज़ को कहते हैं यार न्यूज़ न्यूज़ वाली चीज़ें ना बेकार हैं। वो इस वजह से कि उनको वो चीज़ समझ नहीं आती, वो कहते हैं भाई जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो हमने क्या ये चीज़ पढ़ी थी पहली क्लास में कि हमें किसी से लड़ना नहीं है, ना कोई गलत है, सब सही है एज लॉन्ग एज वो इन द एंड प्रॉफिट कमा के जा रहा है। ठीक है, नेट उसका उसकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो वो सही है। फिर इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया था, और एक और टाइप होती है जैसे वो जो टेक्निकल इंडिकेटर्स पे काम करते हैं, सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स, उनको ट्रेंड लाइन समझ नहीं आ रही होती, या वो ट्रेंड लाइन पे काम नहीं करते, या वो न्यूज़ बेस पे काम नहीं करते। और हम लोग वो सीखेंगे। ये मैंने बताया था कि हम लोग ये वाली स्ट्रेटजी पे अप्लाई करेंगे। वो सारी चीज़ जो लोग ट्रेंड लाइन से निकालते हैं, या वो जो न्यूज़ बेस्ड स्ट्रेटजी से कमाने की कोशिश करते हैं, वो सब हम टेक्निकल इंडिकेटर से काम कर सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स दुनिया में सैकड़ों किस्म के टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। वो बनाए इसलिए गए हैं कि मॉडर्न समझ लें टेक्निक है। अच्छा, इसी तरह से अभी आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस के ऊपर। इस पे पहले सवाल हो चुका था, तो मैंने कहा था कि इसको आगे जाके बताएंगे इसको ना।
तो डाइवर्जेंस भी एक ट्रेडिंग टेक्निक है, ठीक है। जो बंदा सिर्फ डाइवर्जेंस पे अगर काम करता है ना, तो वो डाइवर्जेंस का यकीनन एक्सपर्ट भी होगा। जब वो डाइवर्जेंस का एक्सपर्ट होगा तो उसको बाकी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, वो कहेगा डाइवर्जेंस ही सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। तो हमें उससे भी नहीं लड़ना, ठीक है। वो हो सकता है कि वो ना माने न्यूज़ को, ट्रेंड लाइन को, या जो है ना क्या कहते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स को। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं, तो हमें इससे घबराना नहीं है। लेकिन मैंने आप लोग को ये बताया कि आप लोग जो भी काम करें ना, कोई एक टेक्निक आप लोग लगाएं और उसमें आप प्रोफेशनल बन जाए। अगर आपने एक टेक्निक लगाई, उसमें आप लोग प्रोफेशनल बन गए, आप लोगों को दूसरी चीज़ की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होगी, बस उसके बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार ये डाइवर्जेंस आ रही है, या ये ट्रेंड लाइंस हैं, और ये ब्रेकआउट है। बेसिक चीज़ें, इतनी मतलब इतना लिटरेट होना चाहिए इंसान को कि यार ये चीज़ें पता है, ठीक है। अब ट्रेडिंग टेक्निक में कुछ ट्रेडिंग टेक्निक इस तरह से भी होती है, जैसे समझ लेके कुछ लोग होते हैं इंट्राडे, इंट्राडे काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार कुछ भी करना है मुझे, इंट्राडे करना है, दिन के एंड में मुझे अपनी पोजीशन को सेल करना है, कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी, ताकि उसके बाद घर जाके सुकून से नींद सोए, ठीक है। एक ये इंट्राडे टेक्निक होती है, या डे ट्रेडिंग होती है। इसी तरह से एक पोजीशन ट्रेडिंग होती है। पोजीशन ट्रेडिंग में क्या होता है, आप लोग पोजीशन ट्रेडिंग से इसका क्या मुराद है, आप लोग पोजीशन संभाल लेते हैं, यानी कि पोजीशन संभालने का मतलब यही होता है ना कि अब मैंने एक आइटम को खरीद लिया है, अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो यानी लॉन्ग टर्म व्यू होता है उसमें पोजीशन ट्रेडिंग। इसी तरह से स्विंग ट्रेडिंग भी होता है, आपको पता है कि ये मतलब कि एक अ फ्यू डेज टू अ फ्यू वीक्स, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, इसी तरह से एक इस ट्रेडिंग टेक्निक है, वो है रेंज ट्रेडिंग, ठीक है। रेंज ट्रेडिंग में आप लोग क्या करते हैं, रेंज ट्रेडिंग में आप लोग कहते हैं कि मुझे यहाँ पे खरीदना है, इस रेंज में खरीदना है, या इस लेवल पे खरीदना है, इस लेवल पे बेचना है। यानी आपको रेंज पता होता है, यानी कि आपको सपोर्ट पता होता है और रेजिस्टेंस पता होता है, ठीक है। इसी तरह से एक मूवमेंट, ये मैं जो बता रहा हूँ ना थोड़ी सी स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ कि ये जस्ट आप लोग को सिर्फ एक बात बताने के लिए बता रहा हूँ, इसकी समझ लें लिटरेट करने के लिए, एक नो हाउ देने के लिए कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसी तरह से रेंज ट्रेडिंग बता दिया। इसी तरह से पेयर ट्रेडिंग होती है। उसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने ओजीडीसी के 1,000 शेयर खरीद लिया, मुझे कुछ नहीं पता टेक्निकल्स का, मैंने ओजीडीसी का 1,000 शेयर ले लिया, बाय कर लिया। मैंने पीपीएल का, जो कि उसका कोरिलेटेड है, मैंने आपको कोरिलेशन निकालना सिखाई है, उसको मैंने शॉर्ट सेल कर दिया। तो अब कुछ अरसे बाद मैं देखूंगा कि दोनों को मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा, तो देखूंगा नेट कुछ ना कुछ मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा, या तो शॉर्ट सेल में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर मार्केट मार्केट नीचे चली जाएगी तो शॉर्ट सेल वाला जो पीपीएल है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ओजीडीसी में मुझे लॉस होगा, लेकिन नेट मुझे प्रॉफिट होगा। इसी तरह से अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स एंड टेक्निक के, तो हमें उन सब चक्करों में नहीं पड़ना। तो हमें वो करना है जो हमने सीखा है, और उसी पे करना है। क्योंकि अगर हम लोग ने डिफरेंट टेक्निक को मिक्सअप कर दिया ना, तो फिर हमारी आपस में ही लड़ाई होना शुरू हो जाएगी, आपस से मुराद अपने आप से लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। हम कहेंगे यार ये तो चीज़ ये बता रही है, ये चीज़ ये बता रही है। दो चीज़ों में इंसान नॉलेज होने के बाद बावजूद कंफ्यूज हो जाता है। एक नंबर वन तो ये है कि वो जब बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स को मिक्सअप करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया, या फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोग को पूरी साइकोलॉजी सिखाई, मैंने आपको बताया कि ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे फॉर एग्जांपल सेल करना है, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, तो जो न्यूज़ वाले स्ट्रेटेजी वाला बंदा है वो वहाँ पे खरीदेगा, लेकिन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला बंदा जिसको टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहा है वो वहाँ पे सेल करेगा। इन्हीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिफरेंस ऑफ व्यूज की वजह से ही ट्रेड जनरेट होती है। अगर हर बंदा बंदे का इंस्टेंस यही हो कि मुझे मुझे बाय करना है, तो कोई सेल नहीं कर पाएगा। या हर बंदा अगर सोच ले, अगर पूरे पीएसएक्स में 100 के 100 बंदे, 100% बंदे सोच लें कि मुझे आज सेल करना है, तो कोई बंदा बाय नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हर बंदा सेल। तो डिफरेंस इनमें होता है, इनकी ट्रेडिंग टेक्निक में, ट्रेडिंग स्टाइल्स में, जिसकी वजह से ट्रेड होती है। एक तो ट्रेडिंग स्टाइल का डिफरेंस, दूसरा टाइम फ्रेम का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बाय कर रहा है, अब जैसे हम फीपीलीपी देखते हैं, हम देखते हैं यार आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाय कर लिया, और आज म्यूचुअल फंड ने सेल कर दिया, तो हमें लगता है यार वाह भाई, फॉरेन फॉरेन ने बाय कर दिया। अगर फॉरेन बाय करने वाला बहुत, उसने बहुत अच्छा काम किया, तो इसका मतलब तो ये है कि म्यूचुअल फंड वालों ने अगर सेल करा है तो उसने बहुत बुरा काम किया। ऐसा नहीं है। सबकी, मैंने आप लोग को बताया, ट्रेडिंग स्टाइल्स डिफरेंट है, और सब लोगों का टाइम फ्रेम डिफरेंट है। हो सकता है म्यूचुअल फंड वाले कह रहे हो कि मुझे शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग करनी है, उन्होंने सेल कर दिया,
और हो सकता है फॉरेन कॉर्पोरेट्स कह रहे हो कि मुझे जो ना लॉन्ग टर्म पोजीशन ट्रेडिंग करनी है और मैं लॉन्ग टर्म रखूंगा। तो सबका स्टाइल डिफरेंट है। अगर आप टाइम फ्रेम मिक्स कर देंगे, फड्डा शुरू हो जाएगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मिक्स कर देंगे, फड्डा शुरू हो जाएगा। टाइम फ्रेम मिक्स करने का मतलब क्या है? मैं फॉर एग्जांपल मैं अर्ली चार्ट देख रहा हूँ, अर्ली चार्ट पे मुझे बता रहा है कि ये आइटम ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फैसल बैंक का की कॉल दी थी। अर्ली चार्ट ये बता रहा था कि ये ऊपर जाएगा 55 रुपये, 55.4 ऐसी कुछ चल रहा था। मुझे लगा ये 57.2 तक जाएगा, मैंने इसकी कॉल दे दी। लेकिन ये था बेस्ड ऑन इन समझ लें कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यानी कि अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज, बहुत थोड़े से अरसे के लिए मैंने इसकी टाइम फ्रेम इसका जज करा और इसकी कॉल दे दी। जो बंदा इसका वीकली टाइम फ्रेम देख रहा होगा, यानी लॉन्ग टर्म या मिड टर्म व्यू देख रहा होगा, वो कहेगा यार ये तो 57 की इसकी रेजिस्टेंस है, यहीं पे टकरा रहा है और लोअर हाइज बना रहा है। तो ये तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 57 तक चला जाएगा, लेकिन आना इसको नहीं चाहिए। तो अगर मैं बाय कॉल यहाँ पर दे रहा हूँ फैसल बैंक की, वो वहाँ पे फैसल बैंक की सेल कॉल दे रहा होगा। इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से, डिफरेंस ऑफ टाइम फ्रेम्स की वजह से ट्रेड जनरेट हो रही होगी। मैं भी गलत नहीं था, वो भी गलत नहीं था। मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म ये 57 तक जाएगा और वो जाएगा 57 तक, और उसने कहा था ये ज़्यादा से ज़्यादा 57 तक जाएगा, आना उसको लेट सपोज 45 तक है, और फिर उसकी बात भी सही। ये चीज़ मैं आप लोग को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो आगे जाके आप लोग इन सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आज जो है ना, आज के टॉपिक जो हमारा होगा, हम लोग ने अभी तक जो भी हमारा जो टॉपिक था ट्रेनिंग का, कि जो 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 मेन मेन टॉपिक्स थे वो हम सब कवर कर चुके हैं। उसके बाद आज और एक दो क्लास हमारी और होंगी, उसमें हम कुछ एडिशनल चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अपने आप को मज़ीद नॉलेज बेहतर करने के लिए मैं आप लोग को सेटलमेंट रेशियो एक्सप्लेन करूंगा। सेटलमेंट रेशियो से भी आपको बहुत अच्छी अच्छी मालूमात होंगी। फिर उसके बाद हम डाइवर्जेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। मिक्सअप नहीं करेगा, नॉलेज के लिए आप लोग को पता होना चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। और अरसलान भाई हैं हमारे पास, अरसलान भाई आप लोग को डाइवर्जेंस के बारे में नॉलेज देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी ट्रेंड लाइन के बारे में भी तस्करा कर लेंगे, सही है। ट्रेंड लाइन और ब्रेकआउट वगैरह क्या होता है और किस तरीके से पता लगता है कि आइटम में ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो मैंने बताया आप लोग को, उम्मीद है कि आपको उजैफा भाई। जी जी उजैफा बोलिए। भाई, हम्म। अच्छा एक चीज होती है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो आप हम्म। अगर देखेंगे लेफ्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे लॉन्ग पोजीशन वाले एक रिस्क रिवॉर्ड हाँ रेशियो बनाने के हाँ वाले। हाँ सर हाँ। वो भी जरा थे ना, वो वो भी कुछ नहीं एक्सप्लेन है, मैंने कीजिएगा, आप लोग उसकी भी को, बहुत जरूरत देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि है। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है ना एस सी एस ट्रेड में, आप यहाँ यहाँ पे नज़र आ रहा हम्म, होता है आपको, ये जी ये इससे नीचे ये वाला, इससे हाँ ये ये जो लॉन्ग नज़र आ रहा ट्रेड होता है पे, ना। लॉन्ग पोजीशन अच्छा भाई, हाँ। सबसे ऊपर। ठीक है, ये मैंने बताया एक टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, एक ड्राइंग्स होती हैं। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हम हम्म, पढ़ रहे थे, एमएससीडी, आरएसआई और पिवेट, और ये सारी चीज़ें हमने हमने क्या पढ़ा था? टेक्निकल इंडिकेटर्स। टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है हम्म, ना, उनकी वैल्यू को आप छेड़ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल एमएससीडी सेटिंग में कुछ सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से कस्टमाइज नहीं कर सकते। मैं सेटिंग की बात नहीं कर रहा, क्या जैसे आपने ओके, EMA 20 को आपने EMA 50 कर दिया, इस लेंथ 50 की कर बात दिया। नहीं कर रहा मैं। हाँ, इसके फॉर्मूले को आप चेंज नहीं कर सकते, मेरा मतलब ये है, ठीक है। लेकिन हाँ, हाँ, इसको ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ये देखो। अब आपको ये क्या चीज़ है? ठीक है, आप कहेंगे क्या चीज़ है? ये वो हैं जो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कुछ किसी, उनको पोजीशन लेनी है, हम इस पे तस्करा नहीं करेंगे, लेकिन आपने सवाल किया है तो उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। कुछ लोगों की ये टेक्निक होती है कि फॉर एग्जांपल आज हमें एंट्री लेनी है, और ये आइटम लेट सपोज 10 रुपये फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो हम्म, मैं 5 रुपये ऊपर जो है ना इसका सेल कर दूंगा। आज जो भी ओपनिंग प्राइस होगी, 5 रुपये ऊपर इसको सेल कर दूंगा। और हम्म, लेट सपोज 3 रुपये अगर नीचे जाता है, या 5 रुपये नीचे जाता हम्म, है, तो इसका स्टॉप लॉस हिट कर दूंगा। तो इस हिसाब से हम्म, ये जो है एंट्री एग्जिट करते हैं, और ये इनका अपना एक क्राइटेरिया होता है ओके, काम करने का। तो ये ड्राइंग्स हैं, इनको अभी फिलहाल भूल जाते हैं, ठीक ओके, है। अब ओके, अब ओके। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, सेटलमेंट रेशो, ठीक है। गौर से सुना। हम सेटलमेंट रेशो के
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सेटलमेंट रेशो के इंपॉर्टेंट पहलू पर बात करेंगे। सेटलमेंट रेशो का मतलब होता है किसी खास दिन किसी आइटम के कितने शेयर्स खरीदे गए हैं और उनमें से कितने शेयर्स उसी दिन बेच दिए गए हैं। यहाँ पर हम चार तरह के सेटलमेंट रेशोज की बात करेंगे: 0%, 100%, हाई सेटलमेंट रेशो और लो सेटलमेंट रेशो। तो सबसे पहले तो हम 0% की बात करते हैं। 0% सेटलमेंट रेशो होना मुश्किल है, लेकिन अगर 0% सेटलमेंट रेशो है तो इसका मतलब है किसी आइटम में ट्रेडिंग के वॉल्यूम बहुत कम है, और जिसने भी उसको खरीदा है उस आइटम को, तो उसने उसी दिन उसको बेच दिया है। इसी तरह से 100% सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि जिसने भी उसको खरीदा है उसने उसको होल्ड रख लिया है। यानी अगर उस 100 बंदों ने उस आइटम को खरीदा है तो 100 के 100 ने उसको होल्ड कर दिया है। तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अगर किसी आइटम का 100% सेटलमेंट रेशियो है तो उसका दो मतलब हो सकता है। एक तो ये कि उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम आए हैं, और फॉर फॉर एग्जाम्पल 500, 1000, 2000, या उसे बहुत कम लोगों ने खरीदा है और जितने जिसने भी खरीदा है उसने उसको होल्ड कर लिया है। तो ये 0% और 100% सेटलमेंट रेशियो का मतलब है। अच्छा, अब हम देखते हैं हाई सेटलमेंट रेशियो से क्या मुराद है। हाई सेटलमेंट रेशियो से मुराद ये है कोई आइटम जिसका सेटलमेंट रेशियो 70-80 के करीब करीब चल रहा होता है। तो हम उससे क्या नतीजा निकाल सकते हैं? हम उससे ये कह सकते हैं कि वो एक आइटम जिसका नॉर्मली इसी तरह के सेटलमेंट रेशियो रहता है 70-80%, उसका ये मतलब है कि लोग उसे नॉर्मली बाय करके छोड़ देते हैं या होल्ड कर लेते हैं। तो वो कौन से किस तरह के आइटम होते हैं? वो आइटम इन्वेस्टमेंट आइटम्स कहलाते हैं। इसकी मैं मिसाल दे सकता हूँ, जैसे एमटीएल हो गया, एंग्रो, कॉलगेट। इस तरह के आइटम्स के सेटलमेंट रेशियो नॉर्मली हाई होता है क्योंकि लोग उसे उसी दिन डे ट्रेडिंग के लिए नहीं इस्तेमाल करते। इसी तरह से अगर मैं लो सेटलमेंट रेशियो की बात करूं, मिसाल के तौर पे 40%, 50%, तो उसका ये मतलब होता है कि लोग उस आइटम को इंट्राडे के लिए प्रेफर करते हैं, जैसे कि टीआरजी, एमएलसीएफ, यूनिटी वगैरह। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि लो सेटलमेंट रेशियो का मतलब होगा कि वो आइटम नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। उस आइटम उसका ये भी मतलब हो सकता है कि लोग उसे इंट्राडे के लिए ही यूज करते हैं, वो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट आइटम होता है। अगर सेटलमेंट रेशियो किसी भी आइटम का हाई है और उसमें वॉल्यूम भी बहुत है, तो हम कह सकते हैं कि उस आइटम के ऊपर जाने के चांसेस हैं। इस तरह की सिचुएशन में जब एक आइटम का सेटलमेंट रेशियो हाई है और उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये इशारा हो सकता है कि उस आइटम की डिमांड भी बढ़ रही है और लोग उसे होल्ड करके रखना पसंद कर रहे हैं। और हाँ, सेटलमेंट रेशियो सिर्फ उस वक्त फ़ायदा देता है जब किसी भी आइटम का सेटलमेंट रेशियो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसमें एक्यूमुलेशन हो रही है। तो याद रखें, सेटलमेंट रेशियो सिर्फ एक इंडिकेटर है, लेकिन शेयर प्राइस के लिए एक पीस ऑफ पजल है। मार्केट एनालिसिस के लिए और भी फैक्टर्स को मद्देनजर रखना जरूरी है। इसलिए हर इन्वेस्टमेंट को समझकर और थॉरो रिसर्च करके ही खरीदें। शुक्रिया। Help secure. अच्छा, मुझे बताएं कुछ समझ में आया? मैं अब इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। कुछ समझ में आया या ऊपर से गुजर गई चीज़ें? जी आया, समझ आया। एहसन भाई, कुछ समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया। देखें, अब इसमें जो बताया ये क्या है ना, बेसिकली वो ये बता रहे थे कि सेटलमेंट रेशो जो है ना, मतलब अगर इसको देखें, सिंपल फॉर्मूला है। यानी कि दिन का आगाज़ होता है और लेट सपोज 1000 वॉल्यूम ट्रेड होते हैं। मतलब इसको इस तरह से करें, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं समझाने के लिए, कि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बाय किया, 1000 वॉल्यूम बाय करा, और मैंने सेल कर दिया उसको 1000 के, 1000 को सेल कर दिया। ठीक है। तो और उसके बाद कुछ भी ट्रेड नहीं हुआ, यानी कि मैंने जितना बाय किया था मैंने उसी दिन उतना सेल कर दिया। तो मेरा सेटलमेंट रेशो कितना होगा? मैंने कितना जो मैं अमाउंट है या कितने जो वॉल्यूम है मैं घर लेके गया? कुछ भी नहीं, 0%। ठीक है। मेरे बाद जिसने खरीदा उसको छोड़ दें, फर्स्ट टाइम जो बाय किया अब उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने जो बाय किया, और अगर मैंने उसका 100 का 100% सेल कर दिया, तो उसका मतलब हो गया 0%। ठीक है। तो इसमें ये इस वीडियो का जो एक हिस्सा था, Your इस website with एक मिनट, मैं इसको दोबारा उस स्क्रीन पे लेके GoDaddy. जाता हूँ। Encrypt your website's data with an SSL certificate. ये देखें। रेशियोज की बात करेंगे। अच्छा, 0% और 100% को इसलिए सेप अलग से दिखाया है। जीरो का मतलब फुल 0%। यानी कि अगर वैसे देखा जाए तो ये आइडियल केस है। आइडियल केस में एक आइटम 0% उस वक्त होगा कि जितने भी लोगों ने इसको बाय किया ना, बाय करते ही फौरन सेल कर दिया।
पूरी मार्केट है, इतना वॉल्यूम है, किसी ना किसी ने तो होल्ड किया होगा ना कोई तो होल्ड करेगा ना। अगर कोई भी होल्ड नहीं करेगा तो इसका सेटलमेंट रेशो जीरो आएगा। ठीक है। तो ये दो केसेस में पॉसिबल है। या तो एक ही बायर हो, मैंने बाय किया इस आइटम को और मैंने ही सेल कर दिया। ठीक है। एक बंदे ने बाय किया। या फिर इसमें वॉल्यूम बहुत कम था, सिंगल शेयर ट्रेड हुआ, एक एक आइटम बाय करा, उसी को सेल कर दिया। ठीक है। तो ऐसे आइटम है जैसे कि जिसमें लो वॉल्यूम आता है, उस तरह के आइटम का सेटलमेंट रेशो बहुत कम होगा। जिसमें लो वॉल्यूम आता है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि कुछ 786, कुछ ऐसी कंपनीज है जिनपे वॉल्यूम आता ही नहीं है। अब मुझे अभी नहीं पता, इंश्योरेंस सेक्टर आजकल चल रहा है। अदरवाइज कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसमें वॉल्यूम आता ही नहीं, पूरे दिन में एक शेयर ट्रेड हो गया, 10 शेयर ट्रेड हो गया, 5 शेयर ट्रेड हो गया, ऐसे आपको नजर आएंगे, ग्राफ में देख लें आप। तो उनके सेटलमेंट रेशो नॉर्मली आपको इस तरह से मिलेंगे, किसी ने ले लिया, फेंक दिया, उठा के वापस सेल कर दिया, उस इस तरह के आ सकते हैं। इसी तरह से जो 100% सेटलमेंट रेशो का मतलब यह है कि जिसने भी इसको खरीदा है ना, उसने इसको होल्ड कर लिया। यानी अगर मिसाल के तौर पे मैंने आज सुबह से लेके कोई भी आइटम शाम तक सिर्फ 100 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, यानी मैंने ही बाय किया वो 100 शेयर, और मैंने इसको होल्ड कर लिया। तो ये भी वो वाला आइटम होता है जिसमें नॉर्मली या तो नंबर ऑफ बायर्स की तादाद कम हो, या नंबर ऑफ शेयर्स कम सेल हुए हैं। क्योंकि आप खुद खुद सोचें कि अगर इतनी बड़ी मार्केट है जिसमें लाखों के करीब वॉल्यूम आता हो किसी भी आइटम में, तो कोई ना कोई तो उसको सेल कर देगा ना। अगर हर बंदा इसको जो है ना बाय करके बैठ जाए, तो ऐसा है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, कोई ना कोई सेल कर देगा। जिस तरह से इसमें है, ये भी आउटलायर है, ये भी आउटलायर है। तो जब भी 0% और 100% सेटलमेंट रेशो आए, आपको ये लगना चाहिए कि ये आउटलायर्स हैं, यानी कि इनमें बहुत लो वॉल्यूम आता है, इसने बहुत कम लोगों ने बाय किया और उसने सेल कर दिया, उसको समझ नहीं आया, उसने सेल कर दिया। इसमें बहुत कम लोगों ने बाय किया या बहुत कम क्वांटिटी से बाय किया, लेट सपोज 100 शेयर्स खरीदे किसी भी आइटम के और उसको होल्ड कर लिया। तो ऐसे क्वांटिटी, ऐसे उसमें ना ये आएगा कि 100 शेयर्स आज टोटल ट्रेड हुए हैं, 100 के 100 जिस बंदे ने बाय किया था इनिशियली, उसने अपने पास होल्ड कर लिया। तो ये होगा। तो हमें इन दोनों से इतनी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, हमें दिलचस्पी होनी चाहिए रियलिस्टिक वैल्यू से। ये रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है, ये उस केस में आएगी जब वॉल्यूम किसी भी आइटम का कम होगा। ये मैंने आप लोग को समझा दिया। नीचे वाले जो है 40% 80% से मुराद ये एक लो 30 40 50, एक हाई 70 80 90। ठीक है। जितना ज़्यादा ऊपर होगा लेकिन 100 नहीं होगा, जितना ज़्यादा नीचे होगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, तो फिर हमें उसमें दिलचस्पी है। जीरो का मतलब पूरा परफेक्ट जीरो, 100 का मतलब परफेक्ट 100। लेट सपोज 99.9 होगा, तो इसका मतलब है इसको देखा जाएगा, देख देख सकते हैं। ठीक है। 40 मतलब क्या हुआ कि मिसाल के तौर पे मार्केट खुली, 10 बंदों ने बाय किया, टोटल बाइंग करी 1 लाख शेयर्स। 1 लाख में से उन्होंने 60,000 शेयर उसी दिन बेच दिए। ठीक है। उसी दिन बेच दिए, तो इसका मतलब है इसका सेटलमेंट रेशो 40 होगा। तो कुछ आइटम जिनके सेटलमेंट रेशो नॉर्मली कम ही रहते हैं, जिसकी मैंने मिसाल दी थी, एमएलसी या यूनिटी टीआरजी वगैरह, इसका ये मतलब नहीं है कि ये आइटम बेकार है या ये आइटम नीचे जाएगा क्योंकि इसका सेटलमेंट रेशो कम है। इसका ही मतलब नहीं है। इसका ही मतलब है लोग उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, या हो सकता है साजगार का सेटलमेंट रेशो कम आए, क्योंकि जो वॉलेटाइल आइटम होते हैं वो अच्छा इंट्राडे करवा लेते हैं। एहसन भाई को अच्छा पता होगा, जो जितना वॉलेटाइल आइटम होता है ना, वो अच्छा इंट्राडे करवा देता है, जिसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा आता है। पहले टीआरजी में बहुत वॉल्यूम आता था, अब टीआरजी थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो इस तरह के आइटम क्या होते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं लोग सेल करते हैं, थोड़ा सा नीचे बाय कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते सेल कर देते हैं। जिनको टेक्निकल्स का भी कुछ नहीं पता, वो सब इन्हीं इससे ही जो है ना काम कर लेते हैं। तो जो जो बाय कर रहा होता है वो ज़्यादातर लोग इसको सेल कर देते हैं। तो इसलिए जो है ना इनका ऐसे आइटम का सेटलमेंट रेशो कम आता है। इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वो इंटरडे के लिए काम हो रहा है, इंटरडे में बार बार ले रहे हैं, बार बार सेल कर रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, बार बार सेल कर रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट रेशो कम होगा। अच्छा, अब जिस आइटम का सेटलमेंट रेशो हायर साइड पे हो, 80% के करीब करीब, 90, इसका मतलब है कि जो लोग मिसाल के तौर पे लोग आए, मार्केट खुली और 10 लोगों ने मिलके 1 लाख शेयर बाय कर लिए। अब उस 1 लाख में से सिर्फ 2 लाख शेयर वापस सेल करें, और मतलब सिर्फ 2 लाख शेयर सेल करें, और 8 लाख शेयर जो ना, सॉरी, 1 लाख शेयर, अगर मैं 1 लाख शेयर की मैंने मिसाल दी थी, 20,000 शेयर सेल करे और 80,000 शेयर जो है ना होल्ड करके रह गए और चले गए।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये आइटम जो है ना, या तो थोड़ा स्लो मूविंग आइटम है, या तो इस आइटम में कोई ऐसी कोई चीज़ है जो लोग चाह रहे हैं कि यार इसको अभी मैं सेल नहीं करूंगा, इसको अभी होल्ड करके रखना है। या ये कोई, यानी ऐसा आइटम कौन सा होता है, ये इन्वेस्टमेंट वाला आइटम होता है ना, कि यार इसको होल्ड करके रखो, ये अभी बहुत ऊपर जाएगा। क्या उस आइटम में कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिससे लोग इसको जमा करके रख रहे हैं कि यार इसको अभी सब्र करके रखो, अभी इसको सेल नहीं करूंगा। ठीक है। 100% वाले में कभी भी ऐसा नहीं होता, 100% तो बिल्कुल ही आउटलायर है ना। 100% समझ लें कि आईडी, ये ऐसा होता नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। 100% का मैंने बताया बस ये है कि कोई किसी ने गलती से कोई ऐसा आइटम बाय कर लिया जिससे उसका बिक भी नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल माल ही नहीं बिक रहा, तो वो 100% हो गया उसकी वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब हम रियलिस्टिक डाटा के पास जाएं। आई समझ? अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, एक और चीज़ है इसमें। अब आप लोग को कैसे पता होना चाहिए कि मोहतात होना चाहिए कि यार किसी भी आइटम को सेटलमेंट रेशो के जरिए हमें बाय करना है। फॉर एग्जांपल एक आइटम है MLCF, लेट सपोज MLCF है, मैंने आप लोग को बताया कि ट्रेडिंग का आइटम है, नॉर्मली इसको लोग इंट्राडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। 40% इसका सेटलमेंट रेशो है। आहिस्ता आहिस्ता आप रोजाना देख रहे हैं, आप सेटलमेंट रेशो ही देखते हैं, आप उसके अलावा कुछ नहीं देखते। 40 से 50 हुआ, 50 से 60 हुआ, 60 से 70 हुआ, हर दिन ब दिन इसका सेटलमेंट रेशो बढ़ता जा रहा है। 70 से 80 यानी इंट्राडे वाले जो है ना, खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे वाले तो बेच देते हैं। कोई ना कोई पार्टी ऐसी है जो इसको खरीद रही है, अपने पास रख रही है, रोजाना की बेसिस में वो लेके होल्ड कर देती है, रोजाना बेसिस लेके होल्ड कर देती है। तो होल्डर्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, और इंट्राडे वालों को माल ही नहीं मिल रहा। वो एक दफा सेल किया, अगली दफा वो देखते हैं, कहते हैं यार कोई ले ही नहीं रहा, खरीद ही नहीं पा रहा मैं इसको नीचे, क्योंकि वॉलेटाइल आइटम नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है ना, नीचे ही नहीं जा रहा, एक ही रेट पे खड़ा हुआ है। तो वो खरीद भी नहीं पा रहे इस चक्कर में। तो आहिस्ता आहिस्ता जब किसी भी आइटम का सेटलमेंट रेशो बढ़ना शुरू हो जाए ना, वॉल्यूम भी आए उस पर, शर्त यह है वॉल्यूम भी आए, क्योंकि सेटलमेंट रेशो तो इसका बहुत अच्छा है लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, तो वॉल्यूम होना बहुत शर्त है। वॉल्यूम भी दबा कर आ रहा है, और सेटलमेंट रेशो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और इवन 80 से 90 भी हो जाए, और वॉल्यूम भी आ रहा है। इसका मतलब है उस्ताद कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ होने वाली है, यानी गेम होने वाला है। ऐसा आइटम जो आहिस्ता आहिस्ता उसको, इसका सेटलमेंट रेशियो की तादाद वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई और वॉल्यूम भी ज़्यादा आ रहा है, तो ये डेफिनेटली इसमें कोई गेम होने वाला है और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये इस पूरी वीडियो का खुलासा था। अब आप लोग को क्लियर समझ में आई। अब मैं आप लोग को रियल सेटलमेंट डाटा निकालना सिखाऊंगा, कहाँ से हम लोग निकालते हैं, और उसमें फिल्टर्स लगा के फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा आइटम है जिसमें लगता है कि कोई ना कोई गेम होने वाला है। आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। चीज़ समझ में आई है? फिर अब ये मीटिंग की लिंक कौन बनाएगा? कोई मीटिंग की लिंक बना देना, ठीक है उस्मान भट्टी साहब, जल्दी से बनाए अब। और जिसको कुछ चीज़ पूछनी है वो जब तक बता दे, 3 मिनट है हमारे पास। मैं और मोबाइल पे हूँ तो कोई और भाई बना ले। मैं बना देता हूँ, मैं बना। जल्दी बनाओ। हाँ जी, शुक्रिया। और ये सेटलमेंट रेशो के बाद फिर हम लोग जो है ना, डाइवर्जेंस पे एक छोटी सी क्लास लेंगे, हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में उसको फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है, इन सब चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना, ना टाइम फ्रेम को मिक्सअप करना है। टाइम फ्रेम वाले मैं इससे मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे फैसल बैंक की मैंने आप लोग को मिसाल दी थी कि, एक मिनट, ये मैंने अब लेआउट खोल दो। जैसे फैसल बैंक की मैंने मिसाल दी थी अर्ली चार्ट पे, देखें अर्ली चार्ट पे अगर हम देखें ना, तो ये MACD देखें अर्ली चार्ट पे, तो ये कितना परफेक्ट बाय कॉल दे रहा था। इसने अपने EMA से सपोर्ट ली थी, यानी कि ये ऊपर जा रहा था, इसको इसका टारगेट बताया था 57.2, जो कि इसकी पिवट की रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसने भी बाय कॉल जनरेट कर दी चाइकिन ने। ये है 4 जुलाई, जो कि आज है, 13 बजे, यानी कि 1 बजे इसने बाय कॉल जनरेट करी 54.9, और इसकी कंफर्मेशन के बाद मैंने यहाँ पे बाय कॉल दे दी 55.3, और इसका टारगेट बता दिया जो कि ये था। ठीक है, ये टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब देखिए मैंने इसका सिर्फ एक ही टारगेट बताया, मैंने इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा, हो सकता है यहाँ पे भी चले जाए, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। और इसका जो वीकली है ना, वीकली,
RCS ट्रेड बहुत स्लो हो गया है। इसको आई थिंक डेली देख लेते, लेट्स सपोज डेली देख लेते हैं। डेली जो है ना, ये डेली पे ये तकरीबन रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, इसकी ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली 57.2। यानी छोटे टाइम फ्रेम पे तो कह रहा है ऊपर जा रहा है, और बड़े टाइम फ्रेम पे ये कह रहा है ये रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि जो है ना ये यहाँ से मिड टर्म के लिए नीचे जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग यहाँ पे कह रहे होंगे कि यहाँ से ये नीचे जाएगा, शॉर्ट टर्म वाले कहेंगे यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इसमें कोई हम लोग को फड्डा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो अब दूसरी लिंक ज्वाइन करें।